हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। एमपीपीएससी मेंस क्लासेस के थर्ड पेपर में हम यहाँ पर जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है फिज़िक्स। इसके 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के तीसरे वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं बल आघूर्ण और गुरुत्व केंद्र, यानी कि फोर्स, टॉर्क्यू और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप सिलेबस में वहाँ देखने जाएंगे तो हो सकता है आपको ये 3 चीज़ें वहाँ पर ना दिखाई दे, लेकिन हमें इसे पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे फिजिक्स में इनके बेसिक फंडामेंटल्स काम भी आएंगे और अदर देन कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लिए जाए तो हमारे पास ये ना कहने को कि हमने ये नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक है। आज इस पूरे वीडियो में हम बल आघूर्ण और गुरुत्व केंद्र की विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूं कि लास्ट वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उसका कुछ पोर्शंस यहाँ पर काम भी आने वाला है, सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब सबसे पहले हमारे सामने वही क्वेश्चंस कि बल क्या होता है। तो बल की परिभाषा और बल के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी हम लास्ट वीडियो लेक्चर में ले चुके थे। तो जहाँ पर हमने जो न्यूटन के गति के नियम पढ़े हैं वहाँ पर दूसरे और पहले नियम में, दोनों नियम में बल की परिभाषा और बल का व्यंजक मिलता है। तो अगर आपको पिछला कुछ अच्छा सा याद होगा तो यहाँ पर आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये जो परिभाषा है बल की, कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। तो मैं आपको, अगर आपने दूसरा और पहला नियम पढ़ा होगा गति का, तो ये आपको बड़ी आसानी समझ में आएगा। और ये परिभाषा हमने कहाँ पढ़ी थी, बल वाली, तो ये हमने पढ़ी थी गति के पहले नियम से। तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें कि गति के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को धक्का दे रहे तो हो क्या रहा है, ये वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि हो सकता है डिब्बा यहाँ है, थोड़ी देर बाद बल लगाने पर ये डिब्बा थोड़ा सा आगे खिसक जाए। तो यानी कि बल वह बाह्य कारक है जो बाहर से लगाया जाता है, जिससे वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में या तो परिवर्तन हो जाता है या चेष्टा करता है। तो वही वाली बात हो गई, हम इस डिब्बे को धक्का देंगे तो खसक जाएगा, लेकिन अगर आप किसी दीवार को धक्का देंगे तो वो नहीं खिसकेगी दीवार। क्यों? क्योंकि आप बल भले लगा रहे हैं लेकिन आपका बल इतना अत्यधिक नहीं है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। तो आशा करता हूँ बल की परिभाषा समझ में आई होगी। हाँ, अगर इसके व्यंजक और कौन सी राशि है, क्या मात्रक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, F बराबर ma, जहाँ a मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और a बराबर क्या होता है, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। और बल क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश क्यों? क्योंकि बल जो है वो हमेशा एक निश्चित दिशा में लगता है। ओके, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो बल ऐसे कहीं घूम रहा होगा या ऐसे कहीं जा रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। बल हमेशा एक निश्चित दिशा में लगता है, इसलिए। और रही बात इसका मात्रक, तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। आप जरूर याद रखें, एन से इसे शो करते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स के डीप में जाएंगे तो इसका मात्रक कुछ इस प्रकार से बनाई देगा। और यहाँ पर ये दूसरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो व्यंजक है ये हमें कहाँ से मिला, गति के दूसरे नियम से। तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी पूरे को एक अलग शब्द में क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये मात्रक आपको बनाना आ जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने व्यंजक है तो यहाँ पर मास, यानी कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और त्वरण का मात्रक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर बटे में कोई चीज़ आती है तो उसके लिए ये आपका पर वाला ऑप्शन लगता है, यहाँ पर चिन्ह लगता है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो गुणा वाला चिन्ह लगता है। तो मैं आशा करता हूँ बल के बारे में जो सामान्य सी जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम चर्चा करें बल कितने प्रकार का होता है। हालांकि बल के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि किस किस प्रकार के बल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। ये जो 3 बल हैं ये प्रमुख रूप से आते हैं। एक बार फिर से बता दूं, बल के प्रकार नहीं है, लेकिन अगर यूँ देखा जाए कि किस किस प्रकार के बल होते हैं तो उसमें ये 3 गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल, ये 3 आते हैं। तो आज के वीडियो में आगे हम इनके बारे में भी जानेंगे। पहले अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर।
हाँ, अब यहाँ पर एक चीज हो रही है कि मैं आपको अभिकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल पढ़ाऊं उससे पहले मुझे आपको आवेग पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी टर्म्स हैं और जब भी हम संवेग पढ़ते हैं तो संवेग के साथ आवेग को भी पढ़ा जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी चीज यहाँ पर छूटे। तो आवेग क्या होता है इसके बारे में भी एक सामान्य सी जानकारी हम देख लेते हैं। आवेग इम्पल्स, तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। हालांकि लगभग ये संवेग जैसा होता है, लेकिन इसको अलग टर्म में परिभाषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई दे रही होगी वीडियो के फॉर्म में, तो यहाँ पर जैसे इस वक्त बॉल आई तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई बड़ा बल, तो स्वाभाविक सी बात है बॉल बहुत फास्ट तरीके से आई होगी। तो कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर ये तो स्लो मोशन का वीडियो है, लेकिन जब आप IPL वगैरह अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत स्पीडली बॉल चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा बल बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर बल तथा समय के अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। यानी कि अगर इसको एज अ फॉर्मूले फॉर्म में हम देखेंगे तो आवेग बराबर क्या होगा, बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, तो जो बल लगता है वो और बल कितनी समय तक लगता है वो, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं दैनिक जीवन में, तो बल्ले द्वारा गेंद पर प्रहार कर उसे दूर भेजना, जो मैंने आपको बताया, हथौड़े से कील ठोकना, गेंद कैच करना, ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आपको फनी सा एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, टॉम एंड जेरी आपने बहुत सारी बार देखा होगा। अब इस सीन में आप देखेंगे कि ये जो महोदय हैं इनके सिर पर लगाता है बल, तो ये कुछ समय के लिए लगा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगने वाला बल, ठीक है, और उसके लिए जितना भी समय लगा हो, चाहे वो मिली सेकेंड में हो चाहे सेकेंड में हो, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ओके, तो ऐसे ही अगर गेंद कैच करते हैं तो गेंद को कैच करते वक्त वो जो वहाँ पर समय अंतराल में चीजें रुक जाती है वो भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। और अगर इसके बारे में एक सामने से जानकारी और रखें आवेग के बारे में, तो एक सदिश राशि ये याद रखें, और इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, क्योंकि बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और समय के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड, और इसकी भी वही दिशा होती है जो बल की दिशा होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो स्वभावतः यहाँ पर जो आवेग होगा वो भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो ये थी हमारे सामने यहाँ पर आवेग और आवेग के बारे में सामान्य से जानकारी। तो ये संवेग से काफ़ी मिलता जुलता है, और दैनिक जीवन में जितने भी उदाहरण अगर आप देखेंगे, चाहे आप अपने दोस्त को मुक्का भी मारते हो, खैर, तो वो भी एक समय के लिए क्या हो जाएगा, आवेग यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे बल के दो प्रकारों की, जिसमें अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, और इस बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो रही परिभाषा। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग से मतलब हमेशा गोल चौराहे पर कार घूमना नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो शख्स महोदय हैं यहाँ पर बाल्टी घुमा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि बकायदा ये जो बाल्टी है एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है, बल क्या कर रहा है, यहाँ पर ये लिखा है बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बल अंदर की ओर खींच रहा होगा इस बाल्टी को, तभी टिकी हुई है। अगर ये महोदय अंदर की ओर बल लगाकर उसे ना खींचेंगे और अगर बाल्टी को हाथ से छोड़ देंगे तो बाल्टी दूर गिर जाएगी। तो यही यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ा देता हूं मैं आपको। तो उस बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, और इस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि इसको अगर हम थोड़ा सा टर्म फॉर्म में देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा फिजिक्स में। तो यहाँ पर यही होगा कि एक सेंट्रल होता है, और अगर वस्तु घुमाई जाती है तो बल अंदर की ओर कार्य करता है जो इस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर बनाए रखता है। अगर ये बल काम नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, वस्तु दूर गिरकर ऐसे सीधे निकल जाएगी यहाँ पर, और इससे क्या होगा, अभिकेंद्री बल यहाँ पर प्रयोग होगा भी नहीं। अगर इसको एज फॉर्मूला देखा जाए अभिकेंद्री बल का तो क्या होगा, इसे समझ लीजिए। तो इसमें होता क्या है कि एक तो केंद्र होगा, ठीक है, और यहाँ से वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रही होगी।
तो स्वाभाविक सी बात है इसकी कोई ना कोई त्रिज्या तो जरूर होगी यहाँ पर, तो उसे हम क्या मान लेते हैं r। इस वस्तु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ जरूर होगा, वो होगा m, और ये वस्तु जिस वेग से चल रही है, यानी कि मान लेते हैं ये भी बॉल घूम रही है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ तो इसकी स्पीड होगी। तो ये स्पीड अगर इन तीनों को मिलाकर फॉर्मूला बनाया जाए तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा अभिकेंद्री बल का mv²/r, यानी कि कुछ ऐसा दिखाई देगा mv²/r, जहां पर m क्या है उस वस्तु का मास है, इसके अलावा v क्या है वेलोसिटी यानी कि जिस स्पीड से वो घूम रहा है, और r क्या है यहाँ पर केंद्र से उस वस्तु के मार्ग के बीच की दूरी। तो ये आपको जरूर याद रखना है फॉर्मूला भी mv²/r, और आप समझ गए होंगे कि अभिकेंद्री बल होता क्या है। आगे हम यहाँ पर चले और कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ अभिकेंद्री बल के, ताकि आपको हमेशा से क्लियर हो जाए। जैसे कि जब डोरी बांधकर पत्थर के टुकड़े को घुमाना, तो ये आपने बचपन बहुत सारी बार किया होगा कि जब हम डोरी बांधकर पत्थर को घुमाते हैं तो पत्थर भी क्या करता है, एक वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक तनाव बना रहता है बिल्कुल बराबर, और आप अपने अंगूठे या उंगली की तरफ से बार बार अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपना हाथ ढीला छोड़ देंगे तो स्वाभाविक सी बात है पत्थर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर की ओर एक बल कार्य कर रहा है जिस वस्तु को क्या कर रहा है, इस पूरे वृत्ताकार मार्ग में बनाए हुए हैं। इसके अलावा जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, तो ये अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिकेंद्री बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जितने भी सारे ग्रह हैं ये सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर यहाँ पर अच्छे से चक्कर लगाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अभिकेंद्री बल का, और ये बल किसे काम कर रहा है, अंदर की ओर काम कर रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर कि किसी मोड़ पर कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल से अभिकेंद्री बल उत्पन्न होता है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, आपने साइकिल चलाई होगी, तो जैसे मोड़ पर मुड़ते हैं तो आप अपनी साइकिल झुक जाती है, वहां पर भी क्या काम करता है, अभिकेंद्री बल काम करता है। जैसे कि ये 2 कार आपको दिख रही होगी, तो जैसे ये 2 कार मोड़ पर मुड़ रही है तो यहाँ पर क्या लिखा है, मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य, यानी कि अगर आप समझ लीजिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लगाकर ये जो पूरा एरिया है, यानी कि अगर ऐसे मोड़ पर कार मुड़ रही है तो बाकायदा कुछ ना कुछ एक सेंटर होता है, और यहाँ से इस कार के जब यहाँ पर मुड़ती है तो इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, अभिकेंद्री बल उत्पन्न हो जाता है। हालांकि ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी कारण से होता है। अगर आप मोड़ पर भी साइकिल नहीं झुकाएंगे तो स्वाभाविक सी बात आप दूसरी तरफ गिर जाएंगे। तो इसीलिए जब जितनी चीज़ जितनी फास्ट होगी अभिकेंद्री बल भी उतना मजबूत होगा और वो चीज़ भी उतनी ज़्यादा झुकेगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो अभिकेंद्री बल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बस यही कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, और इस बल को ही क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसके अभाव में कभी भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि अपकेंद्री बल दैनिक जीवन में इतना देखा नहीं जाता है, लेकिन इसकी कल्पना की गई है। एक बात फिर से बता दूं, जो बल है वो सारा का सारा अभिकेंद्री बल है, लेकिन एक बल अपकेंद्री बल भी माना गया है। तो अब इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अपकेंद्री बल एक ऐसा जड़त्वीय बल या छद्म बल है और इसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। तो बस याद रखिएगा जड़त्वीय या छद्म बल है, और ये अभिकेंद्री बल जहां पर भी होगा वहां पर अपकेंद्री बल भी जरूर होगा। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। ये वही वाला है कि अगर आप यहाँ पर घूम कर कोई पत्थर घुमा रहे हैं तो अंदर की तरफ एक बल कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो वस्तु को बनाए रखा है। लेकिन एक बल बाहर की तरफ भी कार्य कर रहा है जो क्या करना चाहता है कि वस्तु को वृत्ताकार मार्ग से बाहर निकालना चाहता है। तो एक एट ए टाइम दोनों बल कार्य करते हैं। अभिकेंद्री बल अंदर की ओर कार्य करता है और अपकेंद्री बल उस केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है जो उस वस्तु को बाहर फेंकना चाहता है। तो वही वाली बात है, छद्म बल है। तो जहां पर भी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ये जरूर होगा और अभिकेंद्री बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा पाथ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो जड़त्व है वो जड़त्व क्या कहना चाहता है, इस वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में बनाए रखना चाहता है, लेकिन फिर भी
अगर अपकेंद्री बल ज़्यादा काम कर गया और अभिकेंद्री बल कमज़ोर हो गया तो ये वस्तु ऐसे करके बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखें अपकेंद्री बल के कौन कौन से हैं। तो कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कैसे करती हैं? ये वॉशिंग मशीन का मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे कि वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े डालते हैं तो बिल्कुल ऐसे बीच में ये सब पूरा घूमता रहता है और जो कपड़े हैं वो क्या होते रहते हैं, बाहर की तरफ फिकवाते रहते हैं। यहाँ पर दूर दूर जाकर वो बार बार ये यहाँ पर पूरी जो सतह है उससे टकराते रहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कंडीशन में कि ऐसे बल लगता है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। इसके अलावा दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो होती है, यानी कि अगर मटके में आपने पुराने ज़माने में देखा होगा वो मक्खन जमाने का, तो उसमें बीच में जो लकड़ी का होता था उसे गोल में घुमाते थे और जो मक्खन होता था वो यहाँ पर दीवारों पर चिपक जाता था। यानी कि बल क्या कर रहा है, बाहर की ओर कार्य कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा। कपड़ा सुखाने की मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई, ये सब किस पे काम करते हैं, अपकेंद्री बल पर। और अपकेंद्री बल मतलब केंद्र से बाहर की ओर अगर कोई बल कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्री बल कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको अपकेंद्री बल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मैं आपको देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौत का कुआं है उसमें कौन सा बल कार्य करता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाए और आपसे पूछा जाए दोनों पढ़ने के बाद, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल दोनों पढ़ने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा बल मौत के कुएं में कार्य करता है जब ये लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, तो देखिए बहुत सारी बार लोग क्या समझते हैं कि इस पर जो बल कार्य करता है वो बल होता है यहाँ पर अपकेंद्री बल। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो बल है वो बाहर की तरफ यहाँ पर गाड़ियों पर काम कर रहा है और बाहर की तरफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल कंडीशन में। वास्तविकता ये है कि जो दीवार है ये दीवार अंदर की तरफ बल लगाती है ताकि ये गाड़ियाँ टिकी हुई रहती हैं। अगर ये दीवार अंदर की ओर बल नहीं लगाएगी तो स्वाभाविक सी बात है दीवार टूट जाएगी और सारी गाड़ियाँ बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर गाड़ियाँ तो बाहर की ओर अपकेंद्री बल लगा रही हैं, लेकिन दीवार क्या कर रही है, अंदर की ओर अभिकेंद्री बल लगा रही है। तो ठीक है, तो आप ये भी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी बार हम कार में या ट्रेन में बैठे होते हैं तो मोड़ पे अगर कार मुड़ती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम थोड़ा सा रोड की तरफ बाहर की तरफ झुक जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अपकेंद्री बल कार्य करता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे अपकेंद्री बल मतलब सेंट्रल से बाहर की ओर, अभिकेंद्री बल मतलब सेंटर से अंदर की ओर। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा करते हैं बल आघूर्ण की, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे टोर्क्यू भी कहते हैं, तो दोनों नाम इसके आप इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा। तो पहले बल आघूर्ण की हम एक सामान्य सी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ये झूला देखेंगे तो इसका बकायदा क्या है, एक एक्सिस, एक सेंटर है जिसके आसपास ही ये घूम सकता है, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मशीन लगी हुई है या झूला लगा हुआ है इसके आसपास ही घूम रहा है। यानी कि बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः, तो इस झूले में आप बहुत सारी बार बैठे होंगे, तो जब आप इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बल द्वारा एक अक्ष के परितः पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ओके, तो जितने भी झूले हो गए, जो सारी चीजें हो गई जिसमें एक एक्सिस होता है, उस एक्सिस के आसपास चीजें घूमती है। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये झूला, तो इसमें भी क्या होता है कि एक्सिस है बकायदा, और इसके आसपास बल के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, वस्तु को घुमा रहे हैं, चाहे आप ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। घुमाने से मतलब गोल गोल घुमाना नहीं है, बस एक एक्सिस होना चाहिए, उस एक्सिस से वस्तु भटकनी नहीं चाहिए, और बल लगाकर अगर आप उस वस्तु को थोड़ा सा भी वहां से हिलाते डुलाते हैं उस एक्सिस के जरिए, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रवृत्ति कहलाती है बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण का एक परिभाषा देखी जाए एज ए व्यंजक के फॉर्म में, तो वो क्या होगी, तो वो कुछ ऐसी होगी कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो गया आपके सर के ऊपर से, अब इसको समझिए सरल भाषा में। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू आघूर्ण भुजा। जैसे कि हेडपंप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हेडपंप भी बल आघूर्ण पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हेडपंप का हत्था है वो बस आप यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं
और फिर इसी रास्ते पर आप यहाँ ला सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हेडपम्प का हत्था हर कहीं जा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक एक्सिस हो गया जिसके आसपास ये क्या हो रहा है, पूरा घूम रहा है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, तो बल यानी कि आप इस हेडपम्प के हत्थे पर अपने हाथ से कुछ बल लगा रहेंगे वो, और दूसरी आगुण भुजा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, मान लेते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर ही हम मान लेते हैं, इतना तो होता नहीं, 1 मीटर अगर हम मान लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आपने 2 न्यूटन का बल लगाया और 1 मीटर की यहाँ पर क्या दूरी है जो हत्थे की यानी कि आगुण भुजा की दूरी है, तो यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी अक्ष के परितक बल का बल लागू, उस बल के परिमाण, तो परिमाण मतलब कितना, 2 न्यूटन 3 न्यूटन जो भी, तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा, तो यही वाली बात, अक्ष से बल की क्रिया रेखा ये वाली, दोनों के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता। तो ये आपको समझ में आया होगा। और भी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो दरवाजा भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी दरवाजे का एक्सिस होता है जिसके आसपास ये दरवाजा खुलता और बंद होता है। तो इसके लिए बल आगुण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम मान लें कुछ r, और इस पर अगर आप 2-4 न्यूटन का जो बल लगाते हैं वो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बल आगुण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बल आगुण है ये यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसके दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, और इससे जो एक चीज़ बनती है वो है सरल मशीन। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अब हमें पड़ी नहीं रहेगी। तो सरल मशीन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यह बल आगुण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। तो सबसे पहले एक बात आपको जो याद रखना वो ये कि सरल मशीन बल आगुण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो मैं आशा करता हूँ बल आगुण आपको समझ में आया होगा। आगे जब हम सरल मशीन पढ़ेंगे तो आपको बल आगुण बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सरल मशीन, जैसे कि अगर आपने 3 इडियट्स मूवी का एग्जाम्पल देखा होगा, तो मशीन क्या होती है, जो इंसानों का काम सरल करे, बस वही वाली बात है यहाँ पर। तो बल आगुण में क्या होता है, किसी भी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य स्थिति पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये जो नाम है, उत्तोलक यानी कि लीवर, घिरनी यानी कि पुली, आनत तल यानी कि इंक्लिन प्लेन, और स्क्रू जैक पहली बार सुन रहे होंगे। अब मैं आपको इन्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखा होगा आपने, इसे बोलते हैं पुली या घिरनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी बार अगर आपने कुएं से पानी निकाला होगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये घिरनी होती है तो हम आसानी से कुएं का पानी निकाल सकते हैं, अंदर बाल्टी डाल सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सिस हो गया, ठीक है। और इसके आसपास यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, जो वस्तु है उसकी लंबाई या दूरी हम मान सकते हैं, और एक बल हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कुल मिला के एक्सिस तो कन्फर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, बीच में एक केंद्र में एक एक्सिस हो रहा है, अक्ष हो रहा है जिसके आसपास वस्तुएं घूम रही है। तो ये सरल मशीन हो गई है जिसके माध्यम से हमारा काम आसान हो रहा है। अगर यही रस्सी हम यहाँ पर लकड़ी के ऊपर डाल के खींचते तो हमको यहाँ पर बहुत मेहनत लगानी पड़ती। तो यही क्या है, एक सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर, तो यहाँ पर इसको लटकाकर एक सुविधाजनक बिंदु पर हम बल लगा रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। तो आसानी से आप कुएं के अंदर से जो बाल्टी है उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी किस पर काम कर रहा है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया किसका है, घिरनी का है। दूसरा है आनत तल। तो अगर स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये जो गाड़ी है कचरे की हो या सामान की हो, इसको उठा के अगर मैं अंदर ले जाऊँ, इससे बढ़िया मैंने क्या यूज़ किया, यहाँ पर एक पटिए का यूज़ किया है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर एक तरीके का ये पटिया क्या हो गया, पूरा पूरा एक एक्सिस हो गया है, ठीक है। और इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु आ जा रही है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से क्या हो जाएगी, दूरी यहाँ पर ये वाला हम काउंट यहाँ पर कर लेंगे, ज़मीन से दूरी। और आनत तल ऐसे बहुत सारे बार देखे होंगे आपने, ट्रकों से जब गाड़ियाँ उतारी जाती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्सिस ज़रूर आ रहा है। तो दिमाग में एक बात ज़रूर ध्यान रखें आप, बल आघूर्ण में एक बीच में कोई एक्सिस होना चाहिए जिसके आसपास ये सारी वस्तुएं काम करें, जैसे कि यहाँ पर इस पटिए पर काम कर रही है। और अगर स्क्रू जैक की हम बात करें तो जैसे कि जैक आपने देखा होगा, अगर गाड़ी को आप हाथ से उठाने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात नहीं उठा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम जैक लगाकर बाकायदा दिमाग से गाड़ी को उठाएं तो हम यहाँ पर जैक लगाते हैं, फिर आसानी से यहाँ पर लगे हुए हत्थे को धीरे 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 हम घुमाते हैं। तो आपको पता लगेगा कि जितना बल अगर हम हाथ से गाड़ी को उठाने में लगाते, इससे अच्छा तो हमने बहुत कम बल यहाँ पर जैक के हत्थे पर लगाया और गाड़ी आसानी से उड़ गई है। या बहुत सारी बार बड़े दुकान के जब शटर खोले जाते हैं तो उसमें भी हत्था लगाकर आसानी से उसे गोल मोल घुमाया जाता है।
तो बहुत कम बल लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। तो सरल मशीन क्या है, यहाँ पर सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सुविधाजनक बिंदु हो गया है। तो आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आसानी समझ में आ रही होगी। तो अब एक इसमें और बचता हमारा उत्तोलक। तो उत्तोलक दैनिक जीवन में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अब उत्तोलक क्या होता है, लीवर, इसको समझ लेते हैं। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। अब उत्तोलक के दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसके आपको प्रकार बता देता हूँ, फिर आपको दैनिक जीवन में इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। तो उत्तोलक में 3 चीजें होती हैं यहाँ पर। एक तो होता है आलम्ब, जिसे कहते हैं फलक्रम, जो होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। तो ये सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन आपकी समझ के लिए हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है ये क्या है, उत्तोलक है। तो सबसे पहला आलम्ब क्या होता है, तो जिसके चारों ओर जो छड़ है वो आसानी से घूम सकती है, यानी कि नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। दूसरा होता है आयास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट। तो यहाँ पर क्या है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तो यहाँ पर कोई वस्तु का भार उठाना तो बल हम इस तरफ नीचे की ओर लगाएंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आयास कहलाएगा। ओके, और तीसरा है भार। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। तो तीसरा पोर्शन जो हो गया उत्तोलक का, ये क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो यहीं पर आगे हमको इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से समझना है। तो आलम्ब यहाँ पर फलक्रम, आयास यानी कि एफर्ट, और तीसरा है भार यानी कि लोड। तो एक सिस्टम होता है। चलिए, यहाँ पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी। अब इसके उत्तोलक के दैनिक जीवन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, चिमटा, कैंची, सरोता, संडासी, नींबू निचोड़ने मशीन, बहुत सारी। और मुझे इतनी आशा है कि आपने लगभग इन सभी चीज़ों का प्रयोग अपने जीवन में एक बार तो किया होगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि सारी की सारी चीज़ें किस पर काम कर रही, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। इसे आप मत भूल जाइएगा, हम बल आघूर्ण ही पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ और ये भी चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल है कैंची का। अब देखिए, कैंची जब हम चलाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कैंची को यहाँ पर हम ऐसे अंदर की ओर लेते हैं, फिर बाहर की ओर लेते हैं, तो बीच में क्या हो गया, एक एक्सिस हो गया, इसके आसपास पूरी कैंची चलती है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, एफर्ट यानी कि आयास हो गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया, आयास हो गया। देन इसके अलावा बीच वाला हिस्सा आलम्ब हो गया ना, फलक्रम हो गया बीच वाला हिस्सा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु काट रहे, भार उठा रहे या अपने लिए चीजें आसान कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, लोड यानी कि भार वाला हो गया। तो ये हर चीज में देखने को मिलेगा आपको। तो ये भी क्या हो गया, बल आघूर्ण का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई वो और इस पर लगने वाला बल, दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बल आघूर्ण। ऐसे अगर हम देखें तो जो आपने संडासी का उपयोग किया हो या सिंडासी भी से कहते हैं, तो बीच में यहाँ पर फिर से एक्सिस, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा यानी कि एफर्ट लगाया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो वस्तु का भार है वो इस जगह से उठाया जाएगा। और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जो सरोता है उसमें भी क्या है, ये एक्सिस है, ओके। यहाँ पर भार लगाया जा रहा है, भार उठाया जा रहा है और बल यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ और बता दूं कि ये इसी फॉर्म में हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सिस थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया है, इसके अलावा भार वस्तु बीच में आ गई है और बल सबसे आखिरी में लगाया जा रहा है। तो ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे किस पर काम कर रहे हैं, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम कर रहा है, ये ना भूलें। जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन में भी ये होता है, नींबू आप यहाँ रख देते हैं तो एक्सिस यहाँ पर हो गया, इसके अलावा जो भार है वो वस्तु का यहाँ पर, यानी कि रुकावट हटाई जा रही है या भार उठाया जा रहा है या अपना काम किया जा रहा है, और इस जगह क्या लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब बल आघूर्ण क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा, और ये जो हमने पढ़े उत्तोलक के एग्जाम्पल है सारे के सारे, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनके हिंदी के नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट को हिंदी में आयास कहेंगे, बीच वाले हिस्से को हम कहेंगे आलम्ब, और आखिरी वाले हिस्से को हम कहेंगे भार। और अगर आप जितने भी उपकरण देखेंगे उन सभी उपकरण में ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। और भी आप दैनिक जीवन में आपको जो भी एग्जाम्पल आए वो भी आप याद रखिएगा। लाइक दैट चिमटा भी हो गया, तो चिमटा में क्या होता है, यहाँ पर तो हो गया आपका एक्सिस हो गया यानी कि अक्ष हो गया, आलम्ब हो गया। देन इसके अलावा भार यहाँ से हटाया जा रहा है और बल हम इस जगह लगाते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका बल आघूर्ण के अंतर्गत उत्तोलक यानी कि सरल
मशीन का। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो बल आघूर्ण है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गुरुत्व केंद्र की, यानी कि आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अब हम चर्चा करने वाले हैं। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है और फिजिक्स में जो मैं बात कहते आया हूँ वो सबसे अच्छी बात कि ये हमारे दैनिक जीवन से बहुत जुड़ी हुई है, यानी कि आसपास हमें दिखाई दे जाती है। तो पहले इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भारी कार्य करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एक बार फिर से मैं पढ़ा देता हूँ। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हर चीज जो टिकी हुई है यानी कि स्थिर है, उस सब का अपना ग्रेविटी पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आप सोते सोते वीडियो देख रहे हो, आपका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, चाहे बोतल पड़ी हो। जैसे कि अगर आप खड़े होते हैं तो अक्सर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो आपके नाभि में होता है। ठीक है, ये वो बिंदु होता है जहां पर आपका समस्त भार कार्य करता है और आप स्थिर अवस्था में खड़े हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा हिलते डुलते तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है। जैसे अगर आपने यहाँ पर एक टांग उठा के योगा किया है तो थोड़ी सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरफ खिसक जाती है ताकि आपका बैलेंस बना रहे। या आप ये वाला योगा करते तो आप देखेंगे कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ से खिसक कर इस तरफ कोने में आ गई। क्यों? क्योंकि आपका बैलेंस बना रहे। तो किसी भी वस्तु के संतुलन होने के लिए उसके शरीर में या उस वस्तु के किसी भी हिस्से में एक पॉइंट ऐसा होता है जो वहां पर उस वस्तु का समस्त भार एक ही जगह स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, जिससे वस्तु की स्थिर अवस्था बनी रहे। अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित करते हैं। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। यानी कि याद रखिएगा कि हमारा शरीर का भार नीचे की ओर कार्य करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसे नीचे खींचता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो इन दोनों में जो यहाँ पर ये बराबर कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, संतुलन की अवस्था बनी रह जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, फिर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे कि अक्सर कभी आप लोग जो घाटी चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उसमें आपका जो शरीर का प्रकार होता है यानी कि स्थिति वो बदल जाती है। जब अगर आप घाटी चढ़ रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये आपने खुद ने नोटिस किया होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हम घाटी से उतर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो शरीर होता है वो पीछे की ओर झुका होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपका सिंपल सा एग्जांपल होगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि घाटी पर अगर हम बिल्कुल ऐसे सीधे रहेंगे तो स्वाभाविक साथ पीछे गिर जाएंगे, या उतरते टाइम ऐसे रहेंगे तो हमारा मुंह का कवर निकल जाएगा यानी कि छिल जाएंगे। तो इसके पीछे का एग्जाम्पल क्या सीधा सा कि हम संतुलन बना के रखते ताकि हम ना गिरे। एक्चुअल कंडीशन में फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको हम बैलेंस बना के रख रहे हैं। जब अगर आप कोई सी भी जो घाटी स्थल है वो चढ़ रहे हैं तो उस दौरान आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस जगह काम करता है। ठीक है, ताकि आपका जो बैलेंस है वो शरीर का क्या हो, बना रहे। दूसरी तरफ जब अगर आप घाटी से उतर रहे होते हैं तब आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इस जगह काम करता है ताकि आपका संतुलन बना रहे। तो हालांकि हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते नहीं, हम सोचते कभी नहीं है कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हम बना के रखें, वो ऑटोमेटिक हमारा शरीर मैनेज कर लेता है। हम खुद कभी नहीं सोचते इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में सोचा जाता है जब कोई निर्जीव वस्तु यानी कि कार, बाइक, मोटरसाइकिल इनका निर्माण किया जाता है तब इसके बारे में जरूर सोचा जाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कितने अच्छे से काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हमारा भार जो है वो नीचे की तरफ कार्य करता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ कार्य करती है ताकि हमारा जो बैलेंस है वो बना रहे। अब यहाँ पर जो हमारा संतुलन होता है वो 3 प्रकार से डिसाइड होता है। वो संतुलन हो सकता है, एक तो स्थायी संतुलन होगा, दूसरा अस्थायी संतुलन और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारा संतुलन डिसाइड होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। अब ये संतुलन किस प्रकार से कार्य करता है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्थायी संतुलन की, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और अगर हम बल हटाते हैं तो पुनः उसी स्थिति में आ जाए तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को क्या कहेंगे कि हाँ ये स्थायी संतुलित है।
वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें अस्थायी संतुलित जो संतुलन उसमें क्या होगा, तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा भी विस्थापित करके छोड़ने पर वह संतुलन की अवस्था में आए ही नहीं, उसे कहते हैं हम अस्थायी संतुलन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्थायी में क्या होता है। जैसे कि कोई ड्रम भरा है पानी का, अगर आप इसको इस तरफ से थोड़ा सा धक्का देते तो ड्रम थोड़ी देर इधर ऊपर जाता है और वापस से यहाँ पर आकर टिक जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थायी संतुलन। होता है बहुत सारी बार कि अगर जो पानी गिलास है वो भी थोड़ा सा इधर उधर ढुलता है और धीरे धीरे टिक जाता है, तो वहां पर उसने क्या किया, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज कर लिया है ताकि वो बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्थायी संतुलन। यानी कि उस पर थोड़ा सा बल लगाया, कुछ विस्थापित हुआ और जैसे बल हटाया तो वापिस से ड्रम क्या होगा, अपनी सीधी अवस्था में आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे स्थायी संतुलन। लेकिन दूसरा क्या होता है कि जैसे हमने इसको बल लगाया, ये इसने मैनेज करने की कोशिश करी, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा इधर ले गया, लेकिन ज़्यादा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना मैनेज नहीं कर पाया और बल ज़्यादा लग गया, तो ड्रम क्या होगा, यहाँ पर आड़ा गिर जाएगा पूरा पूरा। यानी कि यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यदि किसी वस्तु को उसको संतुलित स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और फिर छोड़ दिया जाए, इसके बावजूद भी ये संतुलन की अवस्था में यानी कि वापस ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी संतुलन कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बहुत सी बार रास्ते में चलते चलते गिरते गिरते बच गए तो उसमें आप क्या कहेंगे, आपका स्थायी संतुलन यानी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज हो गया है। लेकिन अगर आप गिर जाते हैं किसी कारणवश, यानी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज नहीं हो पाया है, और ऐसी स्थिति में आप किस कंडीशन में आ गए, अस्थायी संतुलन। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब तीसरा आता है उदासीन संतुलन। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह कि यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा भी विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, उससे कहते हैं उदासीन संतुलन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोई भी गोल वस्तु। आप कोई भी फुटबॉल हो या गेंद, उसको कितना भी आप लुढ़काते रहें, वो किसी ना किसी कंडीशन टिक जाता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा यही बना रहेगा। और अगर आप मान लेते हैं कि ये ए वाला हिस्सा है और थोड़ी देर बाद लुढ़काएंगे तो हो सकता है कि इसका यहाँ पर जो बी वाला हिस्सा है ये अब ऊपर आ जाए, यानी कि स्वयं को क्या करे कि अपनी नई स्थिति में संतुलित कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर इसी को क्या कहा जाएगा हिंदी में, उदासीन संतुलन। तो ये हमने पढ़े संतुलन के 3 टाइप, स्थायी, दूसरा है अस्थायी और तीसरा है उदासीन संतुलन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों संतुलन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर स्थायी संतुलन की शर्तें, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर स्थिर रहना है या अपनी स्टेबल कंडीशन में रहना है तो उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना जमीन के निकट होगा उस वस्तु के बैलेंस बिगड़ने की संभावना उतनी कम होती है। और दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर जानी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, आप चाहे किसी भी कंडीशन में ऐसे मुड़ जाएं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से इधर आ जाए। जैसे कि अगर आप इस स्थिति में थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुड़ते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इस जगह, तो भी अगर आपका आधार स्थिति से मैनेज हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा ही अगर आपने यहाँ पर कर दिया और आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इधर आ जाएगा तो फिर आपके स्थायी संतुलन नहीं बन पाएगा। तो मेन बात तो है कि वो आधार से होकर गुजरना चाहिए। और पहला पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उस वस्तु का स्थायी संतुलन उतना ज़्यादा बना रहेगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखूँ तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक इस प्रकार की गाड़ी है और एक इस प्रकार की गाड़ी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस गाड़ी को अचानक किसी मोड़ पर मोड़ा जाए तो क्या गाड़ी आसानी से मुड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं मुड़ पाएगी, क्योंकि इस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और ऐसी स्थिति में जब गाड़ी मुड़ने जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है रोड के उस तरफ गिर जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो फॉर्मूला 1 रेस की जो कारें होती हैं उसमें उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नीचे होता है। नीचे की गैप जितना कम होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ज़्यादा नीचे होगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप कार देखेगी सही तो बाकायदा मोड़ पे मुड़ती भी हैं तो कभी भी इस तरफ, ठीक है, ये कार इधर नहीं आएगी या इसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे है और ऐसी स्थिति में इसका स्थायी संतुलन बना रहता है। इसी कार की जगह अगर ये बड़ी कार यहाँ पर होती, बड़े टायर वाली, और अगर ये मोड़ पर मुड़ रही होती
तो स्वाभाविक सी बात है क्या होता है यहाँ पर ये गाड़ी थोड़ी सी उलट जाती। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है स्थायी संतुलन के लिए। फाइनली यहाँ पर मैं आशा करके चलता हूँ कि आपको गुरुत्व केंद्र भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर, और इस वीडियो लेक्चर से आपके सामने हैं 2 प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपके लिए कि बल आघूर्ण क्या है, सरल मशीन किस प्रकार से बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, उदाहरण दीजिए। तो इसको आपको लिखना है 100 शब्दों में। और एक चीज़ फिर से बता दूं, डायग्राम बनाना आप कतई ना भूलें, ठीक है। जितने डायग्राम बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरे जो आपका प्रश्न आपके सामने अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व केंद्र, इनको आपको क्या करना है 3 मार्कर के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 लाइनर के अनुसार इनकी परिभाषा लिखनी है। तो अगर आप वीडियो के बाद में प्रश्न भी लिखते जाएंगे तो आपकी जो फिजिक्स है बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, मजबूत यहाँ पर हो जाएगी। चलिए साथियों, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप फिजिक्स को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी मीन्स पेज से अदर देन फॉलो आप हमें कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।